मोदी जी के पास गए हम, फिर हम संयुक्त अरब अमीरात भी घूम के आ गए। अब ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड से नवाजा गया है। भारत उत्सव 24 में प्रदान करने के लिए ODP अवार्ड से सम्मानित नवाजा गया। मोदी जी और अमित शाह जी, इन तीनों की त्रिकोणीय श्रृंखला बहुत तगड़ी है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा। नमस्कार साथियों, NS कोटल एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। साथियों, मैं दिलीप राय जायसवाल आपके सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। आज की जो क्लास है करंट अफेयर्स की क्लास MPPSC 2024 प्री के लिए कवर करेगी, साथ ही साथ यूपी पुलिस, RPF या भारत के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल, इंटरनेशनल और अवार्ड्स, दिवस, सभी को कवर करते हुए हमने करंट अफेयर्स की जो क्लास चालू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए मददगार होगी। तो साथियों, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिएगा, आपके सामने पूरा दिख रहा है स्लाइड फर्स्ट, MPPSC 2024 टेस्ट सीरीज के साथ करंट अफेयर्स। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए एक पंक्ति याद आती है बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन साहब की, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आप कोशिश करिएगा, आपकी भी हार नहीं होगी। तो चलिएगा, मैं चलता हूँ आगे, स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे? मिसलेनियस, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर ऑल, ठीक है, ऑल थिंग्स वी आर वॉचिंग इन फ्रंट ऑफ योर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जो देख रहे हैं, इन सभी पर कवर करते हुए आपका पूरा करंट हम तैयार करवाएंगे। तो चलिएगा, जल्द से जल्द लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। ये है आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है? चलते हैं, आदित्य L1 क्या है? व्हाट इज द आदित्य L1? स्लाइड नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक क्लास बहुत ही कामयाबी होगी आपके लिए। आदित्य L1 एक देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1, दिख रहा है ना आपको, 6 जनवरी 2024 को कब लॉन्च किया गया है इसको? 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1, एक क्या है? एक प्लेनेट है, सैटेलाइट है। कौन सा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम सैटेलाइट है, को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया गया। क्वेश्चन बनेगा, आदित्य L1 क्या है? एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक इस उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित कर दिया। आदित्य L1 मिशन के बारे में समझते हैं धीमे धीमे। भारत का पहला सौर मिशन, तो प्रश्न बनेगा कि आदित्य L1 क्या है? भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 2 सितंबर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। लैग्रेंज 1 L1 में स्थापित 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर चंद्रयान, ठीक है, ये वहाँ पर उसकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। करंट का क्वेश्चंस आपको सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए तैयार करवाया गया है, और हमारे सर ने करंट को ध्यान में रखते हुए PS और वनडे एग्ज़ाम को, PSC को ध्यान में रखते हुए, सभी एग्ज़ाम को कवर करते हुए, जितने भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड, सबको ध्यान में रखते हुए ये क्लास चालू करवाई है।
L1 तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 महीने का समय लगेगा। 5 वर्ष तक क्या करेगा? सूर्य का परीक्षण करेगा। कितने वर्षों तक रहेगा ये अंतरिक्ष में? 5 वर्षों तक रहेगा, सूर्य का परीक्षण करेगा। किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच 5 लैग्रेंज बिंदु होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। L यहाँ पर दर्शाता है लैग्रेंज बिंदु को। किसको? लैग्रेंज पॉइंट को दर्शाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच भी मौजूद है। ये कहाँ पर है? 5 पॉइंट कहाँ पर रहेंगे? अर्थ और सन के बिटवीन, दोनों के बीच में रहेंगे लैग्रेंज बिंदु। देखिएगा यहाँ पर एक खगोलीय पार्किंग स्थल के रूप में कार्य करते हैं। वह स्थान जहाँ किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल समान होते हैं उसको लैग्रेंज कहते हैं। जहाँ पर सभी बल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, उनको कहते हैं लैग्रेंज कहा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं L1 है, ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ये सन एंड अर्थ के बीच में रहेंगे और इनके 5 पॉइंट रहेंगे जो कि एक पार्किंग स्थल का काम करेंगे, खगोलीय पिंडों के पार्किंग स्थल का काम करेंगे। चलेगा, ये दिख रहे हैं आपको, देख पा रहे हैं L1A है, L2A है, ठीक है। ये अपना अर्थ हो गया है। अर्थ का प्लेनेट कौन सा है? उपग्रह कौन सा है? मून है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आदित्य L1? आदित्य L1 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोरोना इमेजिंग, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब पर काम करेगा ये। सॉफ्ट एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर, ये आप देख रहे हैं, इसको पढ़ लेना, नोट कर लेना कॉपी में। एक करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सूर्य को समझेगा, ठीक है। L1 के बारे में बताता हूँ पूरा कंप्लीट, चलेगा। सूर्य को समझेगा, उसका क्या अध्ययन करेगा? विकिरण, रेडिएशंस, गर्मी, कितना टेम्परेचर होता है, कणों का प्रभाव, उनके जो फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ एलिमेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रभावित होता है, इन सभी बिंदुओं पर परीक्षण करेगा। फिर वहाँ से परीक्षण करने के बाद डेटा इसरो सेंटर में सेंड करेगा। सूर्य की ऊपरी वायुमंडलीय परतों, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करेगा। ये ध्यान रखना आपको, इसका पर्पस क्या है, ये बिंदु आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ बिंदु आपके सामने दिए रहेंगे और एक लास्ट में दिया रहेगा उपरोक्त में से सभी। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। चलिएगा नेक्स्ट। अब चलते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड्स के बाद पास चलते हैं 2023 में किस किस को अर्जुन अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इन पर प्रश्न बनते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो अर्जुन अवार्ड्स, ये मोहम्मद शामी, ये अपना, ठीक है, शूटर्स हैं, इनका नाम आप बता सकते हैं। इन सबको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। और किसने दिया है? हमारे, ठीक है, राष्ट्रपति ने दिया है इनको। आप देख सकते हैं जिन जिन को दिया है उनकी पिक्चर, ठीक है, पिक्चर्स आपके सामने देख सकते हैं। वर्ल्ड कप के बाद दिया था इनको, हमारे मोहम्मद शामी जी को, सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने के उपलक्ष्य में अर्जुन अवार्ड्स। चलेगा, इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। 1961 में इसकी शुरुआत होती है, नोट कर लेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। वैसे खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स वो सुप्रीम अवार्ड्स होता है। उसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड, फिर आता है मेजर ध्यानचंद। यह अवार्ड पिछले 4 वर्षों में खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये नोट करते जाना या बीच में रोक करके आप देख सकते हैं।
अब इनकी अपन लिस्ट के बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे। अर्जुन अवार्ड्स 23 किस किस को दिया गया है, देखो यहाँ पर ये आपके सामने लिस्ट है, लिख लेना, समझ लेना, देख लेना कौन सी विधा से, कौन से स्पोर्ट से कौन सा प्लेयर संबंधित है। यहाँ पर खिलाड़ी का नाम दिया है वन साइड, और अदर साइड यहाँ पर दिया है ओजस प्रवीण देवताले, ये है तीरंदाजी में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। अदिति गोपी चंद स्वामी, इनको भी तीरंदाजी में दिया गया। श्री शंकर एम, एथलेटिक्स में दिया गया। ये नेम याद रखना, एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित हैं, एथलेटिक्स है। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी। आर वैशाली शतरंज। मोहम्मद शामी क्रिकेट। जहाँ तक चांसेस बनते हैं तो इस बार अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्रिकेट में किसको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, तो आप नेम याद रखेंगे मोहम्मद शामी, किस विधा से संबंधित है, क्रिकेट से। शतरंज बोलेंगे तो आर वैशाली, मुक्केबाजी मोहम्मद हुसामुद्दीन, एथलेटिक्स पारुल चौधरी, और एथलेटिक्स में श्री शंकर एम, और तीरंदाजी में दो हैं, एक देवताले एक स्वामी। ऐसा शॉर्ट करके नेमों को आपको याद रखना है। चलिएगा और भी लिस्ट आपके सामने बताता हूँ। अनुष, ठीक है, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, और दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी, ये ड्रेसेज में था। दीक्षा डागर गोल्फ में था। कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी से संबंधित हैं, और पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी के प्लेयर हैं। पवन कुमार कबड्डी में दिया गया। ऋतु नेगी नसरीन खो खो, और पिंकी जी को लॉन बॉल्स में दिया गया। इनके नेम, इनके, ठीक है, स्पोर्ट्स के नेम आपको याद रखना है। चलेगा, अब चलते हैं आगे। और नेम है 26 लोगों को दिया गया था। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो 26 लोगों को दिया गया, और एक एक विधा के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप नेम पढ़ लीजिएगा, आगे मैं इस तरह से इसको आगे ले चलता हूँ आपको। अब आता है एक समिट, ठीक है, इवेंट गुजरात 2024, जो गेटवे टू द फ्यूचर 10th ग्लोबल समिट हुई थी। तो जो समिट हुई थी अभी, इवेंट गुजरात समिट कहाँ पर हुई थी, ऐसा पूछा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके चारों तरफ 360 डिग्री हम क्वेश्चन कवर करते हैं। चलेगा, मुख्य पॉइंट यहाँ पर है, मेन पॉइंट्स। अब क्या है इसका नेम, क्या सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 कहाँ पर हुई, गुजरात में हुई। कब हुई, 10 जनवरी 2024 को हुई। उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। यह कौन सा वर्जन था, ये 10th वर्जन था, 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था, ठीक है। और कहाँ पर हुई, गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर में हुई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। गांधीनगर कहाँ पर, गुजरात का शहर है, वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। समिट का नाम क्या, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। कब हुई, 10 जनवरी को हुई। कहाँ पर हुई, गांधीनगर में हुई। संस्करण कौन सा था, 10वां संस्करण था। इसका देखिएगा, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे तैयार हो सकते हैं, बस शर्त है आपको समझ के पढ़ना है, और वीडियो को देखना, शेयर करना, और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। क्या बन सकता है प्रश्न यहाँ पर, संभावित प्रश्न। एक प्रश्न तो बन गया, हमको पता चल गया कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, UAE
यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? यही थे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा था? सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था भविष्य का प्रवेश द्वार। भविष्य का प्रवेश द्वार इसका विषय रखा गया था, थीम रखी गई थी। विषय और सब्जेक्ट ना पूछ करके ज़्यादातर पूछा जाता है इस समिट की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस समिट? भविष्य का प्रवेश द्वार, क्योंकि भारत फिलहाल में रिसेंट कंडीशन में 5वीं अर्थव्यवस्था तो बन चुकी है, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और ये प्रयास विगत 10 वर्षों से लगातार इसी दिशा में प्रयासरत है हमारा इंडिया, और इसी का फलस्वरूप आज हम यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसलिए इसका नाम दिया है भविष्य का प्रवेश द्वार। चलेगा, ये देख रहे हैं आप, इसमें हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट हैं, और भी ऐसे महान मूर्तियाँ जो कि कह सकते हैं राष्ट्रपति लेवल के, प्रधानमंत्री लेवल के इसमें सब लोग शामिल हुए थे। अब आता है एक संगठन है बिम्स्टेक, लेकिन यहाँ पर बिम्स्टेक के महासचिव के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। चलेगा, इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला। किसने संभाला? इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभाला। वह बिम्स्टेक के चौथे महासचिव हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह भी पूछा जा सकता है कि इंद्रमणि पांडे कौन से नंबर के महासचिव हैं? बिम्स्टेक के चौथे नंबर के। इनसे पहले कितने महासचिव और रहे? 3 और। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं अभी तक 4 ही महासचिव बने हैं। अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए यहाँ पर कर्तव्य निभाएंगे या बने रहेंगे अपने पद पर। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है वे ऑफ बंगाल, पूरा पढ़ लेना, वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी, ठीक है, B4 हो गया, वे ऑफ बंगाल, I4 हो गया है इनिशिएटिव, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। पूरा कंप्लीट करके लिख लेना, इसको मैं बता देता हूँ आपको, नोट कर लेना कॉपी में। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, और एम से हो जाएगा मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, टी से टेक्निकल हो जाएगा, टेक्निकल, एंड ई से हो जाएगा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ओके, कॉरपोरेशन हो जाएगा, ठीक है, कॉरपोरेशन। एक बार और पढ़ लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें, ठीक है, मेंबर्स कंट्री कौन कौन सी हैं देख सकते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये सभी कंट्री क्या हैं? बिम्स्टेक के मेंबर्स कंट्री हैं। देख लेना, यहाँ पर मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलेगा, आपके लिए देखिए कितनी मेहनत करवाई है हमारे सर ने, काफ़ी अच्छे से पिक्चराइजेशन करवाया है पूरा। देखिएगा आपके सामने, कोई परेशान ना होना पड़े आपको। इसमें नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया भी हो गया, म्यांमार भी हो गया, थाईलैंड भी हो गया, और वे ऑफ बंगाल, ये सब बंगाल की खाड़ी से लगे हुए लगभग सभी कंट्रियों को कवर किया गया। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म था वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ठीक है, मल्टी, ठीक है, सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका नाम था। ठीक है, देख सकते हैं आप इसके मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपका एक सीन
माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। श्रीलंका भी आता है इसमें, चलेगा। आगे चलते हैं, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। कैसा है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1997 में किया गया था, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ। सदस्य कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसको नोट कर लेना। इसका प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या है? चलेगा। अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ठीक है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। वैसे ऑलमोस्ट जितने भी संगठन होते हैं उनकी मेंबर्स कंट्री होते हैं, उनके बीच मोस्टली अधिकतर केसेस में क्या होता है? या तो व्यापार, निवेश, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपको माइंड में सेट रखना है, इन चीज़ों को, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक ये इसका लोगो है, देख सकते हैं आप। अब आ गए हम स्कीम पर। कार्यक्रम प्रेरणा, ठीक है, कार्यक्रम प्रेरणा क्या है पूछा जाएगा, चलेगा। ये किसने प्रारंभ की है, इसके बारे में भी समझते हैं हम। इसका प्रारंभ या शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुआ है। इसका प्रारंभ किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको, ठीक है, एस्टेब्लिश किया है, इनिशिएट किया है, चलेगा। यह एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? आवासीय कार्यक्रम है, जो 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बनाया गया है। ये किसके लिए टारगेट किए गए हैं? 9th क्लास टू 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं, और एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है, ठीक है। लक्ष्य क्या रखा है? युवाओं में भारत की विविधता, एकता के लिए सम्मान पैदा करना है। दूसरा, छात्रों में नेतृत्व गुणों को विकसित करना है। हम कह सकते हैं कि पीडी टाइप से हो जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, जैसे व्यक्तित्व विकास की क्लासेस होती हैं, उस तरह से भारतीय युवाओं के अंदर 9वीं से 12वीं क्लास के युवाओं को यह ट्रेनिंग दी जाएगी, वीकली ट्रेनिंग रहेगी, और इसका नाम रखा गया है कार्यक्रम प्रेरणा, चलेगा। और इसका पाठ्यक्रम IIT गांधी, ठीक है, IIT गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप्ड किया गया है। तो कहाँ से? IIT गांधीनगर से किया गया है। उद्देश्य पता चल गया, स्टार्ट कब हुआ ये पता चल गया, चलेगा। और शिक्षा मंत्रालय इसका नियंत्रण और कंट्रोलिंग करेगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ठीक है, चलेगा। करंट अफेयर्स के प्रमुख क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसकी घोषणा किसने की? खेल मंत्रालय ने। खेल मंत्रालय ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने की, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहित की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। अब जो संस्था है, इसने खेल के क्षेत्र में, खेल की फील्ड में लोगों को क्या किया? सम्मान, ठीक है, उनको जागरूक किया, प्रोत्साहन किया। इसलिए इस संगठन को खेल मंत्रालय ने पुरस्कार दिया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। किसको? ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इन्होंने खेल को प्रमोट किया, और इसी के रिगार्डिंग में इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु को भी किया गया है।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट संस्थाओं को किया जाता है। ठीक है, इस तरह की इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और नई पहल आपके सामने, नई मुहिम, जिसका नाम है, गेम का नाम है बीच गेम्स। जो बीचेस होते हैं समुद्र किनारे, सागर महासागरों के किनारे, कोस्ट जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बीचेस होते हैं। बीचेस गेम्स नाम से एक पहल, एक मुहिम, एक नया नाम दिया गया है। देश के प्रथम दीव बीच गेम्स 24 पहली बार प्रारंभ किए गए हैं। और पहली बार किए गए तो ये इमेज आप उसके सामने देख रहे हैं, बीच बना हुआ समुद्र किनारे देख सकते हो। कहाँ पर? दमन द्वीप का एक द्वीप शहर है वहाँ पर देखो। और पहली बार देश में प्रथम बार शुभारंभ हुआ था 4 जनवरी 2024 को केंद्र शासित प्रदेश द्वीप के घोगला समुद्र तट पर। कौन सा समुद्र? घोगला समुद्र तट पर किसके? द्वीप के। प्रथम बार देश में बीच गेम्स से स्टार्ट हुए। कहाँ पर हुए? द्वीप में। कब हुए? 4 जनवरी को स्टार्ट हुए। खेलों का आयोजन, इसमें कौन कौन से खेलों की सूची या कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं या किस खेलों के बीच प्रतिस्पर्धाओं को रखा गया था। चलेगा, फटाफट देख लें। नाम ही रख दिया, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, सॉकर, कबड्डी, रस्साकशी, समुद्र तैराकी, मलखंब आदि एटसेट्रा एटसेट्रा। इन गेम्स को उसमें शामिल किया गया था। और हम जल्द से जल्द और भी प्लान कर रहे हैं MPPSC 2023 को टारगेट करने के लिए, ताकि आप अच्छे से, ठीक है, स्कोर कर सकें। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी क्लास और लेकर आएंगे जो आपके, ठीक है, 2024 के प्री में हेल्प करेगा। इंटरनेशनल परप्ले फेस्ट गोवा 24 कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, इसके अंदर का पूरा डेटा या व्याख्या हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ हुआ, ये क्या है, इसकी थीम क्या है, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस मेहनत को देखें कि ठीक है, हमारे आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर ने किस तरह से इस पर मेहनत करके और हमारे जो टेक्निकल टीम है उसको गाइड करके किस तरह से आपके सामने सारी चीज़ें ठीक है उपस्थित की हैं, प्रेजेंट की हैं, रिप्रेजेंट की हैं। तो मैं सर के लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तब ये हमारी पहल और मुहिम सफल होगी जब आप इस वीडियो को सफल बनाएंगे तब। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। स्थान का ही पूछा जाएगा मोस्टली, चलेगा। कहाँ पर हुआ? गोवा, ठीक है, गोवा में किया। इसके 2 जिले हैं, पता ही है आपको, ठीक है, पणजी और गोवा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल, इसका नाम क्या? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। कब से कब तक हुआ? 8 जनवरी से 13 जनवरी तक चला। ड्यूरेशन रखना है याद। यह उत्सव भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है संस्था का नाम भी पूछता है, तो ये रन किसने किया, किसकी देखरेख में हुआ, तो बता सकते हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 8 से 13 जनवरी, नोट करना। कहाँ पर? गोवा में हुआ। नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। और भारत का पहला समावेशी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छे से देखना। भारत का पहला समावेशी उत्सव है जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किया गया, समर्पित था। दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए। तो किसके लिए किया गया? हैंडीकैप्ड विकलांगों के लिए। कहाँ किया? गोवा में किया। कब किया? 8 से 13 जनवरी को किया, ठीक है। और कहाँ? भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? मेन पर्पस क्या है, इस पर चर्चा और कर लीजिएगा। संगीत
नृत्य, मनोरंजन में आकर्षण प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांग जनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, ताकि दिव्यांग जन भी क्या कर सकें, खेलों के प्रति, संगीत के प्रति, नृत्य के प्रति, मनोरंजन के प्रति अपनी भूमिका रोल अदा कर सकें। ये बहुत ही अच्छी मुहिम है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से। तो चलेगा, सभी वर्गों का ध्यान रखना हमारी सरकार का एक दायित्व होता है और वो सरकार ने किया है। और हमारा भी, हमारे सर का भी दायित्व है कि आपके लिए करंट अफेयर से लेकर आपके पीएससी सिविल सर्विसेज के सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप तक पूरा का पूरा कंटेंट के साथ आप तक हम पूरा डेटा उपस्थित और अवेलेबल करवाएंगे। अगला पॉइंट है कादियाल साड़ियाँ। अभी फिलहाल में न्यूज़ में, समाचार पत्रों में और सुर्खियों में रहने वाला एक शब्द है, एक हेडिंग है, कादियाल साड़ियाँ। ये क्या है कादियाल साड़ियाँ? पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियाँ कहाँ पर हैं? कादियाल साड़ियाँ जैसे बनारसी साड़ी, इस तरह की साड़ियों के नेम होते हैं। तो कादियाल साड़ियाँ कहाँ की हैं? कादियाल साड़ियाँ को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। चलिएगा, जीआई टैग दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे किसको दिया गया है? सुंदरवन शहद, जो सुंदरवन हनी है, ठीक है, सुंदरवन हनी है, उसको भी जीआई टैग दिया है। काला नुनिया चावल को भी जीआई टैग दिया है, तंगेल को भी दिया है और गौरोट को भी ठीक है जीआई टैग दिया है। ब्लैक नुनिया राइस को भी दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, साड़ी हो गई, राइस हो गया है, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। ये रहा अगला, साइक्लोन अल्वेरो रीचेस सदर्न मेडागास्कर। तो जो एक क्या है, एक साइक्लोन है जिसका नाम है अल्वेरो, वो कहाँ पहुँच गया? ये मेडागास्कर तक पहुँच गया है। ये देख रहे हैं, साइक्लोन होता है समुद्र में आता है, ठीक है, समुद्र में आता है। और ये आप देख सकते हैं, ये मेडागास्कर है, ये क्या है? एंटानैन, ठीक है, नैनेविरेवो इंडियन ओशन। ये हमारा क्या हो गया? इंडियन ओशन हो गया, हमारा भारतीय सागर हो गया है, और तंजानिया हो गया है। इस तरह से आप मेडागास्कर समझ लीजिएगा। और बताऊंगा आपको, मैं साइक्लोन के बारे में बताऊंगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा? अल्वारो। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्वारो। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्वारो कहाँ पर? मेडागास्कर के मोरोम्बे में आया। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्वारो, नाम क्या है? अल्वारो, मेडागास्कर के मोरोम्बे में आया। और मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानारिवो। मेडागास्कर की कैपिटल क्या? एंटानानारिवो। उष्ण कटिबंधीय तूफान चेंसो ने 19 जनवरी 23 को मेडागास्कर के उत्तर पूर्वी तट पर दस्तक दी, एंटर किया। चक्रवात फ्रेडी ने, एक चक्रवात फ्रेडी है, 21 फरवरी 2023 को मेडागास्कर के दक्षिण पूर्वी पर दस्तक दी। चक्रवात फ्रेडी हो गया, तूफान चेंसो हो गया। तो इस तरह से आप इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। चलेगा, ये हमारा हो गया प्रसादम। प्रसादम क्या है, क्यों बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, ये क्या करेगा, क्या है क्या नहीं है, इन पर हम चर्चा करते हैं। प्रसादम, स्वच्छ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम। स्वच्छ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट
प्रसादम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया उज्जैन में प्रसादम का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया गया इसको? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। प्रसादम भारत की पहली स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। भारत की पहली स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में स्थित है। नीलकंठ वन महाकाल लोक में स्थित है। प्रसाद में कुल 17 दुकानें हैं। एक कॉरिडोर बनाया गया है। जिस तरह से आपको पता है इंदौर में जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपना सराफा चलता है, एक एरिया एक क्षेत्र होता है जहाँ पर कॉरिडोर बना दिया गया, वहाँ पर 17 दुकानें बनाई गई हैं प्रसादम में। और कहाँ पर? उज्जैन के नीलकंठ वन में महाकाल लोक में। और ये नाम दिया गया स्वच्छ फूड स्ट्रीट। भारत का पहला है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होंगी, ऑथेंटिक होंगी, मिलावटी नहीं होंगी, प्योर होंगी। प्रसादम ये प्रतिदिन महाकालेश्वर मंदिर आने वाले 1 से 1.5 लाख भक्तों के लिए भोजन विकल्प प्रदान करती है। तो इसमें यात्री आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, उनके लिए खाने पीने की स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट एक व्यवस्था करने वाला पहल है। कहाँ पर है? उज्जैन में। चलेगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स चलेगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 81वें, ये कौन से नंबर का है? 81वें नंबर का है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स। इससे पहले कितने हो चुके हैं? 80। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन 7 जनवरी 2024 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन 7 जनवरी 2024 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के ठीक है बेवर्ली हिल्स में किया गया था। ओपनहाइमर ने गोल्डन ग्लोब 24 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार भी जीता है। किसने? ओपनहाइमर ने। ओपनहाइमर गोल्डन ग्लोब 24 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता है। और ओपनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब 24 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक इसको निर्देशक को दिया जाता है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड्स होता है। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स था। 7 जनवरी 2024 को इसको अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में प्रारंभ किया गया था। ओपनहाइमर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक क्रिस्टोफर नॉलन को गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियम मर्फी को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियम मर्फी को दिया गया था। इंडस फूड 8 से 10 जनवरी 2024 इंडस फूड, ठीक है। CU देयर इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर वगैरह एक्सप्लोर एवर फाइनेस्ट स्पाइसेस एंड, ठीक है, जो भी होते हैं अपने खाने पीने के आइटम। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर इंडिया इन इंडिया चलेगा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, कहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी है, क्या इसका पूरा थीम सिनेरियो सब पढ़ते हैं। इंडस फूड प्रदर्शनी 2024, इंडस फूड प्रदर्शनी 2024 भारत के जीवंत और विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी है। भारत के जीवंत विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को, तो भारत में फूड सिस्टम को दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसका नाम है इंडस फूड प्रदर्शनी 2024। आयोजन 8 जनवरी से
10 जनवरी तक हुआ। स्थान इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नई दिल्ली में हुआ। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नई दिल्ली में। इंडस फूड दक्षिणी एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेज मार्केट प्लेस है। ये दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा फूड एवं एंड बेवरेज मार्केट प्लेस है। इसमें फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, इन सब को दिखाया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, रोजगार के शुभ अवसर उत्पन्न होंगे, स्टार्टअप जैसी जो पहल है उसमें मदद मिलेगी और युवाओं को उन्नत रोजगार या इस फील्ड में आप अपना भविष्य बना सकते हैं। इसलिए इंडस फूड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 8 से 10 जनवरी हुई। दिल्ली में इसका एग्जीबिशन लगाई गई, इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट नई दिल्ली में। इंडस फूड में क्या, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फूड एंड बेवरेज मार्केट प्लेस है। प्रोडक्ट वो कैसे बनाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसकी पैकेजिंग कैसी होती है, सब पर वर्क किया गया है ताकि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। चलेगा, एक क्या है आप देख के बताइए जल्दी फटाफट। चंदुबी महोत्सव। चंदुबी महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? हाल ही में रिसेंट में चंदुबी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? असम राज्य में चंदुबी झील के किनारे। चंदुबी महोत्सव कहाँ होता है? चंदुबी झील के किनारे। कहाँ पर है? असम राज्य में है। महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नए साल के पहले दिन से 5 दिनों तक आयोजित होता है। तो असम का जो चंदुबी झील है वहाँ पर चंदुबी महोत्सव होता है, जो नया साल होता है 1 जनवरी से 5 जनवरी तक 5 दिनों तक चलने वाला एक महोत्सव है। और 14वां चंदुबी महोत्सव ये कौन सा था? 14 नवंबर का चंदुबी महोत्सव था। 1 से 5 जनवरी तक मनाया गया। पहले ही बोल दिया, 5 दिन तक चलने वाला एक फेस्टिवल है। चंदुबी नाम है, झील चंदुबी झील के किनारे है और राज्य कौन सा है? असम राज्य है। उद्देश्य क्या रखा था इसका? पर्पस क्या था? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना। झील के आसपास रहने वाले आदिवासी, ठीक है, आदिवासी समुदायों की विविध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उसको संरक्षित करना। आदिवासी समुदाय की विविध सांस्कृतिक विरासत को तो बढ़ावा देना है, साथ ही उस जगह को संरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना, और ये हमारा दायित्व है। और इस चंदुबी महोत्सव का उद्देश्य भी यही रखा गया था। चलेगा, इस तरह का होता है, देख रहे हैं तुम। भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है हिस्ट्री में, भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। और देख रहे हैं आप चेहरे को देख रहे हैं हमारे मोदी जी को। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की स्थिति, भारत के नाम को और भारत की ख्याति को एक बड़ा मुकाम दिलाया है। तो वो है एक चेहरा हमारा नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने इन्हीं की और हमारे देश के सभी का एक, ठीक है, विश्वास और सभी का एक तरह से कहा जाए, ठीक है, एक सुदृढ़ प्रयास, विकास, इन सभी की बदौलत आज हम इस प्रकार की मेजबानी कर पा रहे हैं। हमारे लिए एक अभूतपूर्व पल है। चलते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति क्या है? भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। प्रश्न बनेगा सीधा कि इस बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची
या समिति की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। मेजबानी किसने की? भारत ने की। ये पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। समिति ने 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया है। एक प्रश्न बन गया, ये समिति किस नंबर की है? 46वें नंबर की है। इससे पहले 45 समितियां हो गई हैं, कभी भी इस प्रकार का मौका इंडिया को मिला ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। कब से कब तक चलेगा? 21 जुलाई से 31 जुलाई 24 तक आयोजित किया जाएगा। 21 जुलाई टू 31 जुलाई तक एक क्या होगा? ऑर्गेनाइज होगा। और इसके जो भी है और भी इससे संबंधित हम आगे आपके लिए भ्रमण करने ले चलते हैं भाई साहब, चलेगा। और इसमें आप देख रहे हैं हमारे प्रेम सर की काफ़ी भूमिका है, और हमारे चिन्मय जी जो कि हमारे टेक्निकल टीम के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप देख सकते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है अब तो काट दूंगा इसको, तो पानी पी रहा हूँ, ठीक है, रोक दिया था, काट दूंगा। चलो, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का उद्देश्य क्या है? हाँ, इसका पर्पस बता देता हूँ। विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। समिति जाती है, स्थलों का चयन करती है जिनको हम विश्व धरोहर स्थलों में ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, विरासत के रूप में चिन्हित करते हैं, और उनको फिर हम ठीक है विश्व धरोहर सूची में शामिल करते हैं। इस समिति का कार्यक्रम, काम या इसका कामकाज यही होता है। यह समिति विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है, और यह समिति विश्व धरोहर कोष के इस्तेमाल को भी परिभाषित करती है। तो जिस तरह से हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, मॉन्यूमेंट हो गए, स्मारक हो गए हैं, भवन हो गए हैं, किले हो गए हैं, वो ठीक है, जो विरासत को बचाने के उद्देश्य के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, ऐतिहासिक स्थलों को बचाने के लिए उनको इस सूची में शामिल करने की लिस्ट तैयार कौन करता है? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ही करती है, डिसाइड करती है। मेंबर्स होते हैं, वो जगह को, स्थान को, प्लेस को देखते हैं, और सभी जो पैरामीटर्स होते हैं उन पर जो उनके पैरामीटर्स को फिलफिल करती है वो जगह, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और आप मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्थल हैं, स्थान हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। वैसे तो भारत के कम से कम अब तो वैसे 44-45 और ज़्यादा ही हो गए अब तो, लेकिन लिस्ट में पता था, याद नहीं है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ये है समिति। आगे चलते हैं। ये भारत पार्क है। अब ये क्या है भारत पार्क? ये भारी भरकम सा दिख रहा है आपको। अब भारत भी भारी भरकम है तो पार्क भी बड़ा होगा, चलेगा। भारत पार्क, अब पार्क है तो पार्क अब कभी घूमने जाना है आपको यदि समय मिले तो। भारत पार्क क्या है, इस शब्द पर ध्यान दें। संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब भारत पार्क बन कहाँ पर रहा है? भारत पार्क कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर निर्माण होगा, या कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो आप तो बोलोगे भारत में, नहीं, कहाँ पर बन रहा है? चलेगा। चिन्मय जी बहुत अच्छा, हमारे चिन्मय जी ने अभी इसका वो किया है डिज़ाइन। तो संयुक्त अरब अमीरात में बनेगा, ठीक है, चलेगा। हाँ, इस आशय की घोषणा क्या है? केंद्रीय उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसकी घोषणा की गई थी भाई साहब। अब मंत्रियों का काम ही यही रहता है, कहीं पर भी कोई भवन निर्माण हो, कहीं पर न्यू ठीक है एग्जीबिशन लगना हो, प्रदर्शनी लगना हो, मुहिम हो, अच्छा है, करना चाहिए समाज के उत्थान के लिए, देश के तरक्की के लिए ऐसी चीज़ें बार बार। और हमारे देश की जो स्थिति है वो जिस तरह से ठीक है डे बाय डे, दिनों दिन
उन्नति कर रही है, उन्नत भारत बन रहा है और इसकी ठीक है, इसके विकास में हमारे सभी लोगों का अहम हिस्सा, ठीक है, अहम भूमिका है। इससे दुनिया के अन्य देशों को भारत पार्क से भारतीय सामान खरीदने में सुविधा मिलेगी। अब भारत पार्क बनेगा कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। तो जो पर्यटन कह सकते हैं, जो घूमने के शौकीन होते हैं या विदेशों की यात्रा करने के बड़े आदीन होते हैं, उन लोगों के लिए भारत पार्क एक ऐसा स्थान होगा जहां पर वो लोग भारतीय सामान खरीद सकेंगे। जो भारत नहीं आ सकते वो यूए, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और इसको क्या कहते हैं? UAE और यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है इसको, ठीक है। सुविधा होगी और यह कब तक बन के तैयार हो जाएगा? 2025 तक, 1 साल बाद बन जाएगा। आप भी जाना खूब, वहाँ पर आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप तो भारतीय है तो भारत में खरीदना इतना ही काफ़ी है, ठीक है, चलेगा। इसके माध्यम से भारतीय निर्यातकों को एक वैश्विक मंच प्रदान होगा। अब एक और चीज़, भारत का जो प्रोडक्ट होगा, भारत का जो उत्पाद होगा, भारत में जो वस्तु निर्माण होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, बनेगी, अब उसको देश में तो बेचेंगे, एक मार्केट है, देश में तो बेचते ही हम, ठीक है। हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। निर्यात का मीनिंग होता है जब देश की कंट्री के बाहर, आउट ऑफ, ठीक है, बाउंड्री या आउट ऑफ जो सीमा होती है, और सीमा के बाहर, देश से बाहर जब भी कोई प्रोडक्ट भेजा जाता है उसको निर्यात कहा जाता है। और जब कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद या वस्तु जब बाहर की कंट्री से, दूसरी कंट्री से देश में खरीदी जाती है, ठीक है, उसकी डिमांड होती है, उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट करना कहलाता है, ये एक्सपोर्ट होगा। तो भारत के जो व्यापारी वर्ग है, उद्योग वर्ग है, उनके लिए एक मार्केट मिलेगा, एक मंच मिलेगा, एक फोरम मिलेगी, और जिससे हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार होगा, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, और जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना है, ड्रीम है, गोल है, वो दिन दूर नहीं होगा। तो चलिएगा, आपको अच्छे से याद करना है इसको। हाँ, ओके, ये आ गए हमारे योगी जी। जैसे ही आप योगी जी का चेहरा देखो तो बिल्डोजर का सीन देख लिया करो। क्यों प्रेम सर, सही है ना? जैसे योगी जी को आप देखो तो बिल्डोजर और जेसीबी आपके सामने दिख जाना चाहिए, ऐसे सिर हिलाते हुए। क्यों सर? ऐसे करके देख लिया करो कि आपने अपराध किया और आपने कोई भी गलती की और आपने कहीं पर भी सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते हैं किसी को, ठीक है, आपने कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की या कहीं पर घपला किया, घोटाला किया, तो बाबा को याद कर लिया करो। तो ये बाबा जी हैं, अब क्या हो सकता है, कुछ तो ऐसा होगा पक्का ना पक्का। देखो, मेरी सेना मेरी ताकत, तो पहले ही बोलते हैं योगी जी। चलेगा, जोड़ी अच्छी है, मोदी जी योगी जी, हर तरफ मोदी मोदी, हर तरफ योगी योगी, अच्छी बात है, देश की तरक्की होनी चाहिए, ठीक है। ये तो चलेगा। नो योर आर्मी कार्यक्रम, अब भैया नो योर आर्मी कार्यक्रम, अपनी आर्मी के कामों को जानिएगा, इनका एक्शन क्या है, क्या होना चाहिए, चलिए। और ये तो सब कौन कर सकते हैं? हमारे बाबा श्रीमान 1008 योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक डिसीजन, जनहितैषी निर्णय लेते हैं। उनके लिए सलाम करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अगर किसी ने एक सुव्यवस्थित राज्य कर दिया है तो एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपके सामने दिखाया था मैंने, बिल्कुल पूरा एकदम से साफ पाक साफ छवि वाले योगी आदित्यनाथ जी। लखनऊ में नो योर आर्मी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? जल्द से जल्द देखो, लखनऊ में नो योर आर्मी कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका इनॉग्रेशन की गई और कार्यक्रम लखनऊ स्थित सेना के मध्य कमान में किया गया। पहली बार नई दिल्ली से बाहर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पहले नई दिल्ली में होता था, अब लखनऊ स्थित सेना के मध्य कमान का सूर्य कमान, नाम क्या रख दिया इसका? ठीक है, सूर्य कमान नाम दिया गया है। चलेगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलेगा,
समर्थन मूल्य से अधिक भाव में खरीदी की जाएगी उपज, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल शुल्क स्टार्ट। किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ था तो थोड़ा सा बुरी खबर भी थी। किसानों ने काफ़ी मशक्क़त की और नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी किया। उसी का नतीजा है कुछ हद तक सरकार ने अच्छा किया, लेकिन किसानों के लिए तो जितना करो मैं कमी मानूंगा, क्योंकि अन्नदाता है तो हम हैं। कृषि प्रधान देश के नाम से भारतवर्ष, भारतीय महाद्वीप, किसानों के उपज से, खेती के कारण, कृषि के कारण आज हमारा जो नाम है, उनके लिए आप क्या देंगे? वो तो सबको ही दे रहे हैं, अन्नदाता हैं, पेट का भरण पोषण करने वाले हैं। तो चलेगा, जो दें और भी दे सकते हैं आप चाहें तो। समर्थन मूल्य से अधिक भाव में खरीदी जाएगी उपज, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल शुल्क। देखिए ये अरहर, तुअर, गेहूं वगैरह दिख रहे हैं। ई समृद्धि पोर्टल, इसका नाम क्या रखा है? ई समृद्धि पोर्टल नाम रखा गया है। चलेगा, ई समृद्धि पोर्टल नाम रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, एक और तीसरे भाई आ गए हमारे योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी। इन तीनों की त्रिकोणीय श्रृंखला बहुत तगड़ी है। ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या रखा है इन्होंने? देखना, पूरे भारत में तुअर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण प्रारंभ हो जाएंगे। पंजीकरण होगा, खरीद होगी, भुगतान होगी और एक मंच प्रदान किया जाएगा और उस मंच का नाम होगा ई समृद्धि पोर्टल। ऑनलाइन के माध्यम से आप जाकर के इस पर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कर सकते हैं। आप वहाँ पर खरीद हो जाएगी, आप वहाँ पर के ठीक है भेज देंगे अपने अनाज को, फिर वहाँ से आपको भुगतान हो जाएगा। ई पोर्टल से ही होगा, ऑनलाइन ही। विकसित, क्या विकसित करना है? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़े थोड़ा थोड़ा करके। ये कुछ डिजाइन आपके सामने दिख रहा है। ओडीओपी, ओडीओपी क्या है? ओडीओपी क्या है? ओडीओपी क्या है बताओ। तो चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मस्त चीज़ है। वन, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। हाँ, ये बहुत ही काम की चीज़ है। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। भैया देखो, करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, अब धूम तो मचाएंगे। करंट अफेयर्स बहुत तगड़ी है, पर आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो हम करंट अफेयर्स और भी अच्छी देंगे, पूरा 360 डिग्री घूम जाएंगे करंट अफेयर्स में। और आपके लिए पूरा पीएससी करंट अफेयर्स, आरपीएफ, यूपी पुलिस, सभी पुलिस जो भी हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सबको कवर कर लेंगे। बशर्तें आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि, आपका फीडबैक, कमेंट्स, शेयरिंग, ये सब आता है तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी ऐसी पिक्चर लेके आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलेगा, अवार्ड्स किस किस को दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, काम की बात पर चलते हैं। चलो चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, आप बोर ना हो, अच्छे से पढ़ते रहें, हमारा उद्देश्य है। ठीक है, इट्स आवर मेन पर्पस टू मोटिवेट, ठीक है, ऑल ऑफ यू जो आप सब देख रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड क्या है? हाल ही में ठीक है, बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के लिए, किसके लिए दिया गया भाई साहब? इसको बनाना के लिए। अब जाना वहाँ पर खूब बनाना खाना। अगर तुम बुरहानपुर जाते हैं तो बुरहानपुर क्यों फेमस है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। और एक प्रेम कहानी थी, आपने सुना होगा, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की। तो यहाँ पर क्या है, मुमताज का, ठीक है, मुमताज महल जो बनाया था शाहजहां ने, मुमताज की जब डेथ हुई थी
तो पहली बार उसका मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर में रखा गया था, बुरहानपुर के किले में रखा गया था। बुरहानपुर उसी से संबंधित है। बुरहानपुर दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। अगर उत्तर भारत में आना है तो आपको बुरहानपुर को क्रॉस करके ही आना पड़ता था। एक द्वार था, दरवाज़ा था, एक किला था, इसलिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके लिए किला प्रसंस्करण के लिए एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 24 में प्रदान किया गया था। एक आयोजन हुआ आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में बुरहानपुर को केले के प्रसंस्करण के लिए ODP अवार्ड से सम्मानित नवाजा गया था। बुरहानपुर को यह अवार्ड, ठीक है, केले का उत्पादन, व्यापार बढ़ाना, उत्पादन करना, व्यापार बढ़ाना, प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया था। और इसका नाम है ODOP अवार्ड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड। ठीक है, चलेगा। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। योजना को जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इसको लॉन्च किसने किया था, कहाँ पर किया था? यूपी गवर्नमेंट ने किया था। और इसकी सफलता के कारण बाद में केंद्र सरकार ने अपना लिया, और इसके बाद अपनाने के बाद अब केंद्र सरकार इस अवार्ड को ODOP के नाम से संचालित करती है। और जो जिला, संबंधित जिला अपने प्रोडक्ट में अगर अग्रणी होता है, सर्वप्रथम श्रेणी में होता है, तो उसे यह अवार्ड से सम्मानित किया जाने का श्रेय हमारे केंद्र सरकार को जाता है। योजना क्रियान्वित कौन करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। सम्मिलित उत्पाद क्या आते हैं? सब विकारी खाद्य कृषि उत्पाद, दाल आधारित उत्पाद, खाद्य उत्पादित शामिल है। सभी उत्पादों को इसकी श्रेणी में या सूची में शामिल किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। चलेगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 24, ठीक है, चलेगा। आत्मनिर्भर भारत, ये है नया भारत। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये है नया भारत, मोदी जी का भारत, भारतीयों का भारत, मोदी जी का भारत, ऐसा कहते हैं। क्योंकि अब जो PM रहते हैं तो हेड रहते हैं, हमारे संवैधानिक हेड रहते हैं, चले कार्यपालिक हेड होते हैं, संवैधानिक हेड हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 24 का आयोजन कब हुआ? बता दो जल्दी फटाफट। आपकी आंखों के सामने, दो नग्न आंखों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं बिना चश्मे के। 3 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक, 3 से 10 जनवरी 24 तक कहाँ पर हुआ? दिल्ली के भारत मंडपम। और भारत मंडपम क्या है, जल्द से जल्द बताएंगे आप, कमेंट में बताएंगे। भारत मंडपम विशाल का एक बिल्डिंग है, एक भवन है। एक किसको टारगेट करती है, इसमें क्या है, क्या खूबी है, यह कमेंट के माध्यम से सुनूंगा, तब जाकर के अगली करंट अफेयर्स की स्लाइड्स आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन ये इंतजार रहेगा। आयोजन वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया गया था। आयोजन उत्सव भारत में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने और जश्न मनाने के लिए यह हर साल आयोजित किया जाता है। लगभग कब किया जाता है? जनवरी मंथ में किया जाता है, लेकिन ये 3 से 10 जनवरी के बीच किया गया था। देखो आपके सामने समुद्र में ये क्या दिख रहा है, देखिए जल्दी फटाफट। ONGC की बड़ी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि देखते हैं भाई साहब, देखिएगा, चलिएगा। चलो चलो चलो, कुछ दिख रहा है। क्लस्टर 2 परियोजना क्या है? क्लस्टर 2 परियोजना क्या है? तेल उत्पाद से संबंधित एक परियोजना है जिसका नाम है क्लस्टर परियोजना। और किससे संबंधित है? तेल उत्पादों से संबंधित है। प्रारंभ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC
ONGC का फुल फॉर्म भी पता चल गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC द्वारा इसको चालू किया, तेल उत्पादों से संबंधित है। योजना का नाम है क्लस्टर 2 परियोजना। कहाँ हुई? वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक, कहाँ पर हुई? इन द वे ऑफ बंगाल, इन द बेसन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक है, कहाँ पर हुई? यहाँ पर हुई। यह परियोजना KG डाउन 98/2 ब्लॉक में स्थित है। कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पर, जिससे एक जटिल और चुनौतीपूर्ण ब्लॉक माना जाता है। इस ब्लॉक को जो देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक है, इसका नाम है KG डाउन 98/2 ब्लॉक स्थित है। उद्देश्य क्या था? मेन पर्पस क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस फॉर दिस प्लानिंग या क्लस्टर 2 परियोजना? राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पाद में 7% की वृद्धि करना, 7%, ठीक है, वृद्धि करना था। ये उद्देश्य हमें पूरा करना है, और जब ठान लिया है तो बिल्कुल मान लिया है, और मान लिया है तो फिर पाकर ही रहेंगे। ऐसी जिद आपकी भी होनी चाहिए। ग्रेवियल अटल क्या है? ग्रेवियल अटल क्या है? सुर्खियों में क्यों बना है? चलेगा, देखते हैं। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री, देखो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के गैब्रियल अटल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब कौन आ गया उनके स्थान पर? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आ गए। ये हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के। एलिजाबेथ बोर्न को, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू। इम्पोर्टेंट, अब आया इम्पोर्टेंट। चलेगा, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ दिख रहा है, वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस क्या है? कब मनाया गया? क्यों मनाया जाता है? और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? फटाफट बताएंगे, बताइएगा जल्दी। आपकी कमेंट का इंतजार है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, चलेगा, अब चर्चा ही कर लेते हैं। आपने तो पढ़ लिया, आपको एक मौका दिया जाता है पढ़ने का, क्योंकि आप भी तो हमारे देश के भविष्य हैं और आपका सिलेक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया गया। 10 जनवरी 2014 को सेलिब्रेट किया गया। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का उपयोग को बढ़ावा देना लक्ष्य के साथ यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? नागपुर में हुआ था 2006 में, 10 जनवरी 2006 में नागपुर में मनाया गया था। 24 हिंदी सम्मेलन का विषय, थीम क्या थी? विषय या थीम पूछा जाता है, थीम क्या थी? बताइएगा, थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। जो AI है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और AI है, इन दोनों को मिक्सिंग करके कंबाइंड फॉर्म में संयुक्त रूप से प्रदर्शित करने का जो उद्देश्य था हिंदी सम्मेलन का, वही हमारा मुख्य उद्देश्य था। पहली बार 10 जनवरी 2006 में नागपुर में मनाया गया। हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना, इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करके हर साल 10 जनवरी को ही इसको मनाया जाता है, मनाया जाता है। नौसेना के उप प्रमुख, नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? बता दो। वाइस एडमिरल, चलेगा, हम ले चलते हैं आपके सामने। एक फोटो भी लगा दिया हमने, देखो ये है हमारे श्रीमान आदरणीय हमारे वाइस एडमिरल साहब दिनेश के त्रिपाठी। कौन से? दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया गया है। एडमिरल साहब दिनेश के त्रिपाठी
ने वाइस एडमिरल संजय जे सिंह की जगह ली है। प्रश्न बन गया तुरंत, कैसे बना, किसकी जगह ली, संजय जे सिंह की जगह ली। कौन आए, दिनेश के त्रिपाठी आए। दिनेश जी को नियुक्त किया गया किसकी जगह पर, संजय जी के जगह पर, जो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। इनको कहाँ भेज दिया गया, पश्चिमी नौसेना के कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बना दिया गया। दिनेश त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। के त्रिपाठी जी, ये देख रहे हैं आप, हाँ चलेगा। अब चलते हैं बांग्लादेश में। भारत में खूब भ्रमण किया, मोदी जी के पास गए हम, फिर हम संयुक्त अरब अमीरात भी घूम के आ गए। अब ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा 1971 में, ठीक है, भारत से पहले भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर अलग हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी फ़िलहाल में है, और वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब इंदिरा गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी ने एक सबसे बड़ा काम यही किया था, बाकी काम तो सारे बड़े थे पर बता रहा हूँ आपको। तो उस समय पर उनको लगा कि यार ऐसा किया जाए, पाकिस्तान दो तरफ से, पाकिस्तान से युद्ध होता है, दो तरफ से हमला करता है, पूरब की तरफ अलग से सेनाएं भेजो और पश्चिम की तरफ अलग से भेजो, ना होगा बांस, क्यों प्रेम सर, ना बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने क्या है, 1971 में उठाया अपना शस्त्र सेना को लेकर, और पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग करके पश्चिमी पाकिस्तान को धराशायी किया, और 1971 में बांग्लादेश नाम से एक नवीन राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बांग्लादेश। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। देखो कुछ तो खासियत है, जब व्यक्ति 3-3, 4-4, 5-5 बार कहीं का प्रधानमंत्री बनता है तो कुछ तो उसमें, ठीक है, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो 4 बार लगातार किसी देश की प्रधानमंत्री बनी और शपथ ली। बांग्लादेश में अवामी लीग ने, इनकी पार्टी का नाम क्या है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, अवामी लीग की, ठीक है, नेता हैं, और 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता, 5 बार संसद का चुनाव जीता, चौथी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देख रहे हो, उम्र से भी लग सकता है आपको, एक किसी की राष्ट्र की प्रमुख या, ठीक है, लीडर बनना, और लगातार चौथी बार बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे भी महिलाएं कहीं भी हो, भैया महिलाओं को तो सलाम करता हूँ, माताएं बहनों के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल में इनका ही राज है, राज नहीं, तरक्की कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। श्रद्धांजलि किसको दी गई, हमारे उस्ताद राशिद खान साहब को श्रद्धांजलि दी गई। इनका जन्म कब हुआ, 1 जुलाई 1968 और 9 जनवरी 24 को ये, ठीक है, भगवान के प्यारे हो गए, और इनको 9 जनवरी को श्रद्धांजलि दी गई। चलेगा, चलते हैं इनके बारे में कुछ महान चीज़ें पढ़ लेते हैं। उस्ताद राशिद खान साहब, उस्ताद राशिद खान जी का 55 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। 55 वर्ष के थे, कोलकाता में निधन हुआ। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बदायूं। इनका संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से है, बदायूं से है। रामपुर सहसवान घराने से थे। कहाँ से थे, रामपुर सहसवान घराने से थे। ध्यान से रखना, घराने एक बार लगा तो हम कभी किसी क्लास में कि हमारी टीम के माध्यम से आपको बता देंगे। 2006 में पद्मश्री मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 22 पद्म भूषण मिला, पश्चिम बंगाल सरकार का बंग विभूषण मिला, बंग विभूषण मिला। तो इतनी अवार्ड इनको मिले। अच्छा, आपके सामने जो दिख रहा है, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च, ये क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है, और चलते हैं। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया क्या है, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है, आप बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं।
GFAI, GFAI, AI और GF को अलग अलग करके देखोगे तो कुछ अलग ही मीनिंग आएगा, लेकिन सम्मिलित रूप से हो जाता है ग्रीन फ्यूज अलायंस इंडिया। इसकी प्रारंभ कब हुआ है? डेनमार्क और भारत द्वारा 9 जनवरी 24 को। कहाँ पर? चेन्नई में। ग्रीन फ्यूल्स अलाइंड इंडिया कब लॉन्च हुआ? 9 जनवरी 2024 को। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। किस किस के माध्यम से हुआ? डेनमार्क और भारत द्वारा। AP मोलर, ठीक है, मैक्स इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य कौन है? AP मोलर, ठीक है, मैक्स इसका संस्थापक सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या है? चलिए, पर्पस पर हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाना। जो ग्रीन फ्यूल्स हैं इसको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। कार्बन तटस्थता हासिल करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को, ठीक है, प्रमोट करना है। इस तरह का इसका पर्पस, उद्देश्य रहा है। चलेगा, तो ग्रीन फ्यूल्स किस किस के सहयोग से हुआ है? डेनमार्क और भारत। 9 जनवरी 24 को इसको लॉन्च किया, चेन्नई में हुआ। सदस्य देश कौन है? AP मोलर। उद्देश्य क्या है? हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाना, कार्बन तटस्थता हासिल करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है। उग्रम असॉल्ट राइफल। उग्रम असॉल्ट राइफल क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO, डिफेंस रिसर्च, ठीक है, जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है उग्रम असॉल्ट राइफल। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है, ने 7.62 × 5.1 ठीक है मिलीमीटर, इसका साइज क्या है? 7.62 × 5.1 कैलिबर की स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है। ये राइफल है, इसका नाम क्या रखा है? असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया है। मारक क्षमता कितनी है? 500 मीटर। विकसित किसने किया है? DRDO की पुणे स्थित लैब, DRDO की पुणे स्थित लैब अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ARDI ने किया है। हैदराबाद की द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों ने सम्मिलित रूप से इसको क्या किया है? विकसित किया है, डेवलप्ड किया है, डिज़ाइन किया है, लॉन्च किया है। चलेगा, DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जेसन जो होता है SAB भी आ जाता है और ZA भी आ जाता है। 2 इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ठीक है, तो स्पेलिंग पर भी ध्यान देना। अब आता है यहाँ पर स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? पंचायती राज। ये हमारे फार्मर हैं, ये हमारे PM साहब हैं, तो इनसे संबंधित होनी चाहिए। देखते हैं क्या है। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार लोक नीति संवाद 24 में दिया गया था। आयोजन कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद ने इसका आयोजन किया था। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद ने इसका आयोजन किया था। चलेगा, आगे चलते हैं। अब जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाई है
इन्हीं के प्रश्न ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में आपके सामने है और आपको बताना है। चलेगा। केजी डाउन 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहाँ ONGC जनवरी 24 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है। तो जल्द से जल्द बताएंगे फटाफट। अभी मैंने बताया था आपको कहाँ पर है, फटाफट बताइएगा। ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, टिक करता जाऊँ। चलिएगा, मैंने पढ़ा तो दिए आपको, फिर भी टिक करता जाऊँगा। आपके ऑप्शन भी तैयार हो जाएंगे। करंट का सबसे बेहतरीन तरीका ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। चलिएगा माय डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दा यही है, तुमको पास होना है, हमको मिठाई खाना है और आपको सम्मानित करना है, और आपके घर आकर के हम वीडियो शूट करने आएंगे। चलेगा। आप क्या है, लेग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? हमने अभी जस्ट पढ़ा है, इसके पॉइंट आपके सामने है, जस्ट पढ़ा है, ऑप्शन भी दे दिए गए। वो है बिंदु जहाँ दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं, एक बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन तक पहुँचते हैं, एक बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुँचते हैं। यही हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलेगा। चलिए, एक बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच पहुँचते हैं, हमने पढ़ा है तो जल्द से जल्द हम टिक भी कर सकते हैं। एक और सामने आ गया आपके, जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा। अभी जस्ट पढ़ा था, जनवरी 24 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया था? इंद्रमणि पांडे ने। इंद्रमणि पांडे ने किया था। किसने किया था? इंद्रमणि पांडे ने किया था। इंद्रमणि पांडे ने किया था। ठीक है, चलेगा। इंद्रमणि पांडे ने किया था। फटाफट किसका? बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे साहब। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? जल्दी से बताइए, आपकी प्रेरणा क्या है? जल्दी से बताएंगे। एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम है, एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, एक छात्रवृत्ति पहल है, एक सरकारी रोजगार योजना नहीं, यह एक नया अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ये किससे? 9वीं से 12वीं क्लास के लिए चलाया गया है। ठीक है, मैंने बताया था इसको आपको। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया है। ठीक है, चलेगा। बहुत ही गजब का पीपीटी प्रदर्शन आपके सामने है। कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। चलेगा, ठीक है, आगे बढ़े। जो प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, जस्ट हमने पढ़ा था। विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, नेतृत्व गुणों का विकास करना, क्योंकि ठीक है, हाँ, PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसा काम है, विकास करना। ठीक है, प्रेरणा योजना का उद्देश्य था। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहित करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइएगा, किसको प्राप्त हुआ था? अभी हमने देखा है किसको हुआ था? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को प्राप्त हुआ था। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को प्राप्त हुआ था। चलिएगा, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को प्राप्त हुआ था। बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 23 में किसके लिए सम्मानित किया गया था? बेंगलुरु जैन डीम्ड को और ओडिशा को, दोनों को दिया गया था। ठीक है, तो CSR के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन, उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना, राज्य स्तर पर खेलों को बढ़ाना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के लिए। तो किसके लिए दिया गया था? ठीक है, उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया था? बीच गेम्स पहली बार एक शुरू की गई एक मुहिम है, गेम्स बीच, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में या समुद्र के किनारे बीच पर एक गेम
जिसमें किस किस विधाओं को शामिल किया गया ये भी मैंने लिस्टेड किया था आपको, जैसे फुटबॉल था, वॉलीबॉल था और भी ऐसे कई गेम्स थे। तो कहाँ, गोवा में किया गया था। कहाँ पर, घोघला बीच पर। कहाँ पर, घोघला, गोवा में किया था। घोघला बीच पर किया था। कौन से बीच पर, घोघला बीच पर किया था। इसका बीच गेम्स का उद्घाटन किया था। चलेगा। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं, इसे हाल ही में आई टैग मिला है। अभी आपको बताया था पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, अभी जस्ट चर्चा हुई थी हमारी, जस्ट अभी चर्चा हुई थी वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल। और उसमें और भी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है, पश्चिम बंगाल। गोल्डन ग्लोब 24 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है। मोशन पिक्चर का अवार्ड क्या दिया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड बताया था, अभी मोशन पिक्चर का बताया था, आप बताइएगा। अगर बेस्ट एक्टर की बात करेगा, सर्वश्रेष्ठ एक्टर की बात करेगा, एक्टर एक्टिंग के लिए दिया जाता है, वो कौन था, सिलियन मर्फी, ठीक है। और बेस्ट निर्देशक की बात करता है तो कौन है, क्रिस्टोफर नॉलन। निर्देशक की बात करेगा तो क्रिस्टोफर नॉलन, और एक्टर की बात करेगा तो सिलियन मर्फी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन निर्देशक की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और बेस्ट एक्टर की बात करेगा तो सिलियन मर्फी। ये निर्देशक की बात कर रहा है। ये आ गया, सर्वश्रेष्ठ एक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया था, सिलियन मर्फी। देख लो वो आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लेना, नहीं तो बाद में बोलोगे सर बताया नहीं हमें, एक एक चीज़ बता रहा हूँ भैया। सिलियन मर्फी को दिया गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है, सिलियन मर्फी को दिया गया था, सिलियन मर्फी को दिया गया था। इंडस फूड 24 की जो प्रदर्शनी, ठीक है, एग्जीबिशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, बताइएगा जल्द से जल्द। कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इंडस फूड 24 का कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, ठीक है, एलिजाबेथ वॉर्न फ्रांस की, एलिजाबेथ वॉर्न फ्रांस की लेडी प्रधानमंत्री थी, और इसकी जगह पर नवनियुक्त, ठीक है, फ्रैंकलिन करके कोई आए हैं, वो वहाँ के मैक्रोन करके थे, वो वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रांस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रांस। अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ठीक है, आयरलैंड, इनकी कैपिटल बताइएगा जल्दी फटाफट। इस पर भी हम जल्द से जल्द एक वीडियो लाएंगे। फ्रांस के थे, ठीक है, चलिएगा। चंदुबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है। चंदुबी झील के किनारे असम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नव वर्ष में 1 से 5 जनवरी तक कंटिन्यू चलता है। और किस राज्य में, देख लो यहाँ पर जल्दी फटाफट समझ लो, असम राज्य में मनाया जाता है। अभी हाल ही में पढ़ाया था, असम राज्य में, असम। चलिएगा कंटिन्यू। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। देखिएगा पहली बार इतिहास में ऐसा मौका है, ऐसा शुभ अवसर है जिसे भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। और ये क्या होता है, विरासतीय जो स्थल होते हैं उनकी पहचान करता है और इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है सदस्य देश, ठीक है। और मेजबानी कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 24 मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था, अभी बताया था जस्ट मैंने। ये आए थे संयुक्त, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य के ऊपर लिखा गया, गलत हो जाएगा नहीं तो। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे, बहुत बड़ा नाम था, याद कर लेना, ठीक है, ओके, चलेगा। वाइब्रेंट गुजरात कहाँ पर हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। कहाँ पर, अहमदाबाद में हुई थी। अहमदाबाद क्या है, गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर, चलेगा, एक शहर है, बड़ा औद्योगिक नगरी है। और हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, बताएंगे क्यों मनाया जाता है, ओके।
हाँ, हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए हिंदी विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा, हिंदी कवियों का सम्मान, हिंदी संस्कृति को पहचानना। तो हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ठीक है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? ठीक है, एलिजाबेथ वॉर्न को हटाने के बाद किसको? इमैनुअल मैक्रोन को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। गैब्रियल अटल, ये गलत हो गया, इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस का नए, गैब्रियल अटल यहाँ का वो है, गलत लिखा हो गया है, मिस्टेक बाय मिस्टेक है, कोई बता दिया मैंने। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? चलेगा, बात करते हैं अभी फ़िलहाल में दिनेश के त्रिपाठी जी ने। दिनेश के त्रिपाठी अभी हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं और किसकी जगह ली है? संजय जयसिंह, ठीक है, संजय सिंह जी की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? किसको चुना गया है? शेख हसीना जी को, ठीक है, चौथी बार। 5 बार वहाँ के संसदीय लोकसभा चुनाव जीती हैं, चौथी बार वहाँ की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, ठीक है। ये महिलाओं के लिए गुड न्यूज़ है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अलवारो कहाँ पर आया था? बताओ जल्दी फटाफट, कहाँ पर? मेडागास्कर में आया था। कहाँ आया था? मेडागास्कर, ठीक है, कहाँ पर? मेडागास्कर। फटाफट, अभी पढ़ा था हमने, मोरक्को, घाना, नाइजीरिया नहीं, मेडागास्कर हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया? उज्जैन में किया गया है। उज्जैन में एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें, ठीक है, शुद्धतम फूड, स्वच्छ फूड स्ट्रीट बनाई है, जिसमें महाकालेश्वर के दर्शनार्थी श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये पहल चालू की है। उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में 55 वर्ष, ठीक है, 55 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। वह किस घराने से थे? तो वो थे रामपुर सहसवान घराना से, रामपुर सहसवान घराने से थे, रामपुर सहसवान घराने से, ठीक है, रामपुर सहसवान घराने से थे, ठीक है, समझ आ गया ना? चलो ठीक है। हरित ईंधन को आगे बढ़ाने के लिए डेनमार्क भारत सरकार द्वारा हरित ईंधन को आगे बढ़ाने के लिए डेनमार्क और भारत सरकार द्वारा किए गए रणनीतिक सहयोग का नाम क्या है? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। म्यांमार भारत के सहयोग से GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया चलेगा। हाल ही में भारतीय सेना के लिए DRDO द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्रम, उसका नाम क्या है? उग्रम। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी असॉल्ट राइफल योजना का नाम क्या है? उग्रम। नाम क्या है उसका? उग्रम। नाम क्या है? उग्रम। चलेगा, नाम क्या है? उग्रम। आगे चलते हैं। हाल ही में किस योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, उदय योजना, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना। इसको स्वामित्व योजना को नवाजा गया है। स्वामित्व योजना को
नवाजा गया है, स्वामित्व योजना को नवाजा गया है। चलिएगा, सर्वश्रेष्ठ नवाचार से। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया? जल्दी से जल्द बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जल्द से जल्द बताएंगे मुझे, आप बताएंगे कमेंट करके। मैं ही बता देता हूँ ना यार, टेक करवा दूँ इनको पहले। गोवा में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ पर? गोवा में किया गया है। चलेगा, फटाफट चलेगा। किस देश में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी? नाम भारत पार्क है, किस देश में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी? ठीक है, ये की जाएगी कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। भारत पार्क की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी। भारत के प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए एक मंच मिलेगा, और वो मंच कहाँ पर होगा? भारत पार्क नाम से संयुक्त अरब अमीरात में होगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है, वहाँ पर डिमांड होगी, मांग होगी, और जिससे हमारे लिए निर्यातित वस्तुएं फायदेमंद होंगी, ठीक है, लाभदायक होंगी। भारत पार्क। नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन, नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन, नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ? बताइएगा कहाँ पर हुआ? ये लखनऊ में हुआ। इस लखनऊ में हुआ। किसने किया? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया, बुलडोजर बाबा ने किया। किसने? बुलडोजर बाबा ने किया, बुलडोजर बाबा ने किया, लखनऊ में किया, लखनऊ में किया। हाल ही में किसने? ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है, ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है, ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है, ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। कौन करेंगे? गृह मंत्री कौन है? चलेगा, ये है अमित शाह जी ने। किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह जी ने ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। चलिएगा, नेक्स्ट अगला है, किस जिले को केला प्रसंस्करण के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल, मैं आपकी हर बात को समझूंगा, हर एक मुद्दे को समझूंगा, और आप निश्चिंत रहें, आप हमारे लिए सम्माननीय हैं। तो किस जिले को केला प्रसंस्करण के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सम्मान से, ठीक है, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसको? आपको पता है, बुरहानपुर। किसको? बुरहानपुर। केला, ठीक है, केला प्रसंस्करण के लिए चुना गया है बुरहानपुर। भारत का, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। आत्मनिर्भर भारत उत्सव, आत्मनिर्भर भारत उत्सव, आत्मनिर्भर भारत उत्सव, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? जल्द से जल्द बताइएगा। नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत उत्सव। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? 1961 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट किए गए थे? 1961 में प्रारंभ किए गए थे। 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 अर्जुन पुरस्कार विजेता पवन कुमार निम्नलिखित खेल से संबंधित है। पवन कुमार किस खेल से संबंधित है? जल्द से जल्द बताएंगे। पवन कुमार किस खेल से संबंधित है? पवन कुमार किस खेल से संबंधित, जल्दी बताइएगा। पवन कुमार किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित हैं। पवन कुमार कबड्डी से संबंधित हैं, ठीक है, चलिएगा, कबड्डी से संबंधित हैं, कबड्डी से संबंधित है। आपके सामने उत्तर भी है, चलेगा, ओके, चलिएगा आगे, कंटिन्यू। अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतिम पंघाल निम्नलिखित खेलों में से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ठीक है, ये हैं कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं, ओके, चलेगा,
कुश्ती से संबंधित हैं। चलेगा साथियों, आज का करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होता है। करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको कैसी लगी, फीडबैक बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, प्रश्न लिए हैं, सभी मुद्दों को शामिल करते हुए, सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र ध्यान रखते हुए, जैसे MPPSC 2024 23 जून को ध्यान में रखते हुए, RPF, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल SI को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस SI को ध्यान में रखते हुए, या कह सकते हैं सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए करंट अफेयर्स तैयार किया। और भी हम स्टैटिक्स करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। बस आपका सहयोग, आपका साथ चाहिए। वो क्या, इतनी मेहनत के बाद हम आप तक सेशन लाते हैं, तो आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर ठान लिया तो आप DC, IAS, IPS, ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हैं आप वो बन जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आप जाते सिल पर परत निशान। और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी भगवान से दुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।